गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना के बारे में पढ़ा था, जिसके दो प्रकार थे null हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से दर्शाया जाता है और null हाइपोथेसिस को H0 से दर्शाया जाता है। अगर हिंदी में बोले तो null हाइपोथेसिस को शून्य परिकल्पना बोलते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बोलते हैं वैकल्पिक परिकल्पना। आज बात करेंगे हम सैम्पलिंग के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, जब हम पूरी जनसंख्या की बजाय कुछ चुनिंदा हिस्से उनका अध्ययन करते हैं तो उसे सैम्पलिंग कहते हैं। यह शोध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें किसी फसल में हम सरसों लेते हैं तो उसमें तेल की मात्रा को जांच करवाना है हमें। तो हम पूरी की पूरी जितनी सरसों हमारे खेत में हुई है वो सरसों उठा के और लैब के अंदर तो जाएंगे नहीं, हम उसकी कुछ मात्रा जो है थोड़ी सी वो लेके जाएंगे और फिर उसको लैब में चेक करवाएंगे कि तेल की मात्रा उसमें कितनी है। उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा हमारी पूरी सरसों में तेल की मात्रा क्या है। इसी को सैम्पलिंग बोलते हैं। सैम्पलिंग के 5 प्रकार होते हैं। पहला है रैंडम सैम्पलिंग। जब प्रत्येक इकाई को चयन में समान अवसर प्राप्त होता है तो उसे रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, मतलब इक्वल चांस मिलता है उसको। जैसे एग्जाम्पल है इसका, 100 छात्रों की सूची से कंप्यूटर द्वारा लॉटरी प्रणाली से 10 छात्रों को चुना गया। लॉटरी प्रणाली क्या होती है, मतलब पहले जो गए उनको टिकट मिल गई, बाद में जाने के बाद टिकट ख़त्म होने के बाद में जाने वालों को कुछ नहीं मिलता। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है, क्योंकि जो पहले गया उसको मिल गई। उन्होंने तो खुद से सिलेक्ट नहीं किया था कि हम इसको देंगे, इसको नहीं देंगे। देन इसे रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी क्लास में 16 छात्र हैं, उनमें से हमें 30 ही लेने हैं, नहीं उसमें से हमने 10 छात्र लेने हैं। तो हम रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं कि हम फर्स्ट वाले जो शुरू के 10 छात्र हैं ले सकते हैं, या फिर लास्ट वाले ले सकते हैं, या बीच से 10 छात्र ले सकते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि हमने किसी को ले लिया और किसी को छोड़ दिया, मतलब ये रैंडम सैम्पलिंग है कि इसमें हम कंटिन्यू सिलेक्ट करते हैं। यह एक निष्पक्ष विधि मानी जाती है। इसके कीवर्ड हैं इक्वल चांस, अनबेस्ड एंड लॉटरी मेथड। सेकंड है स्ट्रेटिफाई सैम्पलिंग। जब पूरी जनसंख्या को विभिन्न वर्गों में बांटकर प्रत्येक वर्ग के अनुपात के अनुसार नमूना लिया जाता है। एग्जाम्पल है कि किसी कॉलेज में 60% लड़कियां और 40% लड़के हैं तो नमूना उसी अनुपात में लिया जाएगा, जैसे 60 लड़कियां और 40 लड़के। थर्ड जो है वो है सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। जब पहले व्यक्ति का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाता है तो और फिर हर nवें व्यक्ति को चुना जाता है तो उसे सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं। इसको रैंडमली सिलेक्ट करना या फिर nवीं जो यूनिट होती है उसको सिलेक्ट करना बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सूची में 100 नाम है और nवा मतलब हम हर 5वां नाम चूज कर सकते हैं, जैसे 5, 10, 15 और फिर 20, फिर 25 ऐसे। तो इसको बोलते हैं हम सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। पर्पजीव सैम्पलिंग जो होती है उसमें शोधकर्ता विशेष उद्देश्य के अनुसार खुद तय करता है कि किन इकाइयों को शामिल करना है इसके अंदर। स्पेसिफिक पर्पज ऑफ क्राइटेरिया। एग्जाम्पल है इसका कि यदि किसी रिसर्च में सिर्फ 10 साल से अधिक अनुभव वाले अध्यापकों को चुना गया तो इसमें शोधकर्ता का ओनली पर्पज है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, मतलब किसी के पास से 10+ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5वां जो है वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। जब एक उत्तरदाता दूसरे उत्तरदाता की सिफारिश करता है और यह प्रक्रिया एक स्नोबॉल की तरह आगे बढ़ती रहती है तो इसे स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। देखिए, जैसे नशे की लत वाले लोगों के समूह में पहले एक व्यक्ति से संपर्क किया गया जिसने आगे और लोगों का नाम बताया। जैसे कोई ड्रग यूजर्स है, एक को हमने पकड़ा कहीं से भी ढूंढ ढांड के, फिर उसने किसी दूसरे को बताया, फिर उसने किसी और तीसरे को बताया, ऐसे चैन जो बनती जाती है।
चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग? समय की बचत करना? नहीं। सभी समूहों का उचित प्रतिबंध देना? गिविंग प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू ऑल ग्रुप्स? यादृच्छिक चयन करना, रैंडम जो सिलेक्शन था वो वाला? केवल अनुभवी लोगों का चयन करना, सिलेक्ट ओनली एक्सपीरियंस पीपल? तो इसका आंसर है बी, सभी समूहों का उचित प्रतिनिधित्व देना, गिविंग प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू ऑल ग्रुप्स। क्योंकि इसमें अनुपात के अकॉर्डिंग ही हमने चुनाव किया था, 60% गर्ल्स थी और 40% बॉयज़ थे। उनमें से हमने 60 गर्ल्स को चूज़ किया था एंड 14 बॉयज़ को चूज़ किया था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रिसर्च की पर्सनल जजमेंट पर आधारित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द रिसर्चर जजमेंट? रैंडम सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल। स्नोबॉल वाले में तो चेन बनती जाती है, कोई और किसी और को सजेस्ट करता जाता है। और रैंडम में हम इसको क्या बोल सकते हैं, लॉटरी जो प्रणाली होती है वो वाली बोल सकते हैं, इसमें कंटिन्यूस उठाते हैं हम, तो ये पर्सनल जजमेंट पर नहीं होती। पर्पजिव और सिस्टमेटिक जो है उसमें हर एनवे व्यक्ति को हम चूज करते हैं, मतलब 5वां 10वां या 2 छोड़ के भी कर सकते हैं हम, दूसरा फिर चौथा फिर छठा ऐसे। तो हमारा आंसर हुआ पर्पजिव सैम्पलिंग। यदि एक सूची से हर 10वें व्यक्ति को चुना जा रहा है तो यह किस प्रकार की सैम्पलिंग है? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन के आंसर जो थे, ऑप्शन जो थे उन्हीं में एक्सप्लेन किया है ये इसका आंसर मैंने। इफ़ every 10th person is being selected from a list, what type of sampling is this? तो ये सैम्पलिंग है कौन सी वाली? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग का प्रयोग अधिकतर किस प्रकार की जनसंख्या के लिए किया जाता है? स्नोबॉल सैम्पलिंग इज मोस्टली यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन? आसानी से उपलब्ध जो होती है उनके लिए, बड़े जो समूह होते हैं उनके लिए, और छुपी हुई और मुश्किल से मिलने वाली जनसंख्या के लिए, ग्रामीण जनसंख्या के लिए। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होती है वो छिपी हुई और मुश्किल से मिलने वाली जनसंख्या के लिए, क्योंकि जो हमने एग्जाम्पल लिया था, मतलब कोई ड्रग्स करता है, मतलब ड्रग्स का यूज़ करता है, तो हमने एक को ढूंढा था, उसने आगे आगे बताया था। रैंडम सैम्पलिंग की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ रैंडम सैम्पलिंग? वर्गों में डिवाइड करना, हर इकाई को समान अवसर मिलना, हर एनवे व्यक्ति को, ये सिस्टमेटिक जो प्रणाली थी उसका है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का। एंड उद्देश्यपूर्ण जो चयन होता है उसमें तो पर्पजिव सैम्पलिंग होती ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। वर्गों में बांटना, ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर है बी, हर इकाई को समान अवसर मिलना, रैंडम जो सैम्पलिंग है उसका एग्जाम्पल है। सेकंड है डाटा कलेक्शन मेथड, डाटा को संग्रहण करने के तरीके। इनको 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डेटा जो है वो क्या है? ऐसा डेटा जो सीधे स्रोत और शोधकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किया गया हो, फर्स्ट हैंड डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स बाय रिसर्चर। क्वेश्चन क्वेरी है इसमें पहला, तो जब किसी बड़ी संख्या में लोगों को डेटा चाहिए होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। किसी सर्वे में प्रतिभागियों को पर्सन की जो सूची बनाई जाती है वो दी जाती है और उनको वे भरनी होती है। इसके कीवर्ड हैं रिटन क्वेश्चन, लार्ज पॉपुलेशन और सेल्फ रिस्पॉन्स। सेकंड है इंटरव्यू। यह गहराई से जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होता है। एक शोधकर्ता किसी शिक्षक के आमने सामने बातचीत कर रहा है,
मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू जो होता है वो फेस टू फेस ही होता है, या सामने जो इंटरव्यू बोर्ड वाले होते हुए और या चेयर पे इंटरव्यू देने वाला, तो फेस टू फेस ही वो बातें कर रहा है, उसको कह रहा है। इसे मतलब सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। तो इसके कीवर्ड हैं फेस टू फेस, पर्सनल, ओपिनियन एंड डेप्थ। ऑब्जर्वेशन जो अवलोकन होता है, ऑब्जर्वेशन जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो है। जब भी हम व्यवहार को सीधे देखना चाहते हैं उसको ऑब्जर्वेशन का कहा जाता है। एक रिसर्चर कक्षा में छात्रों की गतिविधियों को ऑब्जर्व करता है, मतलब देखता है। इसके कीवर्ड हैं डायरेक्ट वॉचिंग, बिहेवियर और नेचुरल जो सेटिंग होती है वो। फोर्थ है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करके। जब हम किसी घटना में कारण और प्रभाव को जानना चाहते हैं, जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट होता है, किसी व्यक्ति पर प्रयोग करके उसका व्यवहार नोट करना, साइकोलॉजिस्ट को। इसके कीवर्ड हैं केज इफेक्ट, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। डेटा कलेक्शन का जो सेकंड भाग है वो है सेकेंडरी डाटा। ऐसा डेटा जो पहले किसी अन्य स्रोत द्वारा एकत्रित किया गया हो और जिसे हम उपयोग करते हों उसे सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। कलेक्ट बाय समवन एल्स। इसमें फर्स्ट है पुस्तकें। किसी विषय पर लिखी गई टेक्स्ट बुक से जानकारी लेना सैद्धांतिक ज्ञान के लिए उपयुक्त होता है। ये इसमें कीवर्ड हैं पब्लिश्ड एंड एजुकेशनल और थ्योरिकल। सेकंड है आर्टिकल, जो लेख होते हैं वे नवीनतम शोध या विश्लेषण को जानने के लिए हम किसी पत्रिका या जर्नल में प्रकाशित रिसर्च पेपर का डेटा लेते हैं। इसके कीवर्ड हैं रिसर्च बेस्ड, अपडेट और एनालिटिकल। थर्ड है वो है रिपोर्ट। इसमें अधिकृत और व्यापक डेटा प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि सरकारी रिपोर्ट जो होती है उसे, जैसे कि सरकारी रिपोर्ट से जनसंख्या और आर्थिक आंकड़ों की जानकारी लेना। इसके कीवर्ड हैं ऑफिशियल और गवर्नमेंट जो सोर्स होते हैं वे। फोर्थ है इंटरनेट। जल्दी और बहुआयामी जो जानकारी है उसका प्रयोग करने के लिए ये उपयोगी है इंटरनेट। किसी विषय से संबंधित जानकारी विकिपीडिया या सरकारी वेबसाइट से लेना इंटरनेट से ही हम कर सकते हैं। इसके कीवर्ड हैं फास्ट एक्सेस एंड डिजिटल डाटा। इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं। जब शोधकर्ता डेटा स्वयं एकत्रित करता है तो वो कौन सा डाटा होता है, खुद हम करेंगे तो वो फर्स्ट वाला होता है, मतलब प्राइमरी डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सेकेंडरी डाटा संग्रहण का उदाहरण है। साक्षात्कार, जो इंटरव्यू लिया था वो फेस टू फेस तो प्राइमरी डाटा में है। कक्षा में छात्रों को देखना, ऑब्जर्वेशन भी फर्स्ट वाले में है, मतलब प्राइमरी डेटा संग्रहण में। और सरकारी रिपोर्ट से डेटा लेना और प्रश्नावली वितरण, तो जो क्वेश्चन क्वेरी हमने करी थी वो भी पहले वाले में। हमारा आंसर हुआ सी, रिपोर्ट से डाटा लेना। थर्ड क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड। प्रश्न पूछकर जानकारी लेना, व्यवहार को प्रत्यक्ष देखना, प्रयोग करना और रिपोर्ट पढ़ना। ऑब्जर्वेशन में हम व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। कल हम पढ़ेंगे डाटा एनालिसिस टूल। एंड ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।